जरा सोचिए दोस्तों, आप एक सड़क पर चल रहे हैं और आपको एक ऐसा इंसान मिलता है जो ये कहता है हमारे पास कुछ ऐसी स्कीम है जिसमें आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपका पैसा 3 साल में डबल हो जाएगा। क्या आप ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए ललचाएंगे? बिल्कुल, हर कोई ललचाएगा। क्या आप अपनी मेहनत की कमाई कुछ ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही स्कीम की स्कैम के बारे में बताने जा रहे हैं, यानी कि स्कीम वाला स्कैम जो 2013 में बंगाल के सामने फूट पड़ा था। बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। दोस्तों, इस स्कैम का सूत्रधार था सुदीप्तो सेन। जी हाँ दोस्तों, ये नाम बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन ये एक ऐसा स्कैम था जिसमें स्कीम को लोगों को बताकर और उसके अच्छे अच्छे फायदे गिनाकर लोगों से पैसे इन्वेस्ट किए जाते थे और वो पैसों को वो लोग एंजॉय करते थे। कौन? यानी कि जो स्कैमर थे। दोस्तों, सुदीप्तो सेन ने इस स्कीम के सहारे जो ग्रामीण इन्वेस्टर्स थे उनसे लगभग 20 से 30 बिलियन रुपए यानी कि तकरीबन 4 से 6 बिलियन डॉलर की ठगी की थी। और एट द एंड ये स्कैम आखिरकार पकड़ा ही गया। तो इस स्कैम को कैसे सामने लाया गया, चलिए बात करते हैं सीधे इस पर। दोस्तों, पैसा कौन नहीं चाहता, खासकर तब जब कोई आदमी यह कहता है कि मैं आपके पैसे को डबल कर दूंगा। तब तो आपका मन और ज्यादा उत्साहित हो जाएगा अपने पैसे को लेकर कि हमारा पैसा भी डबल होगा और हम भी किसी दिन लखपति या फिर करोड़पति बन जाएंगे। दोस्तों, जो सुदीप्तो सेन ने स्कीम लागू की थी उसका नाम था पोंजी स्कीम। ये स्कीम कुछ इस तरीके से थी कि जो इन्वेस्टर्स थे वो इस बात पर विश्वास कर लेते थे कि जो सुदीप्तो सेन ने कहा है वो काफी हद तक सही है। यानी कि सुदीप्तो सेन लोगों से कहता था ये एक ऐसी स्कीम है जो बहुत सेफ है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आप 3 साल के अंदर अपना पैसा डबल होता हुआ देखेंगे और बहुत जल्द आप करोड़पति या फिर लखपति बन जाएंगे। तो ऐसी बातें सुनकर जो ग्रामीण इन्वेस्टर्स थे उन्होंने बहुत सारे पैसे यानी कि भारी मात्रा में इस स्कीम पर इन्वेस्ट किया और एट द एंड वो सब धोखाधड़ी के शिकार हुए। दोस्तों, धोखेबाज लालची होते हैं और वो ऐसी लालच के लिए भोले भाले इन्वेस्टर्स को फंसाते हैं, खासकर भारत में। दोस्तों, भारतीय शेयर बाजार हमेशा ही शेयर मार्केट के बड़े घोटालों के लिए सुर्खियों में रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत में कई ऐसे घोटाले हुए हैं जिन्होंने उन लोगों को चौंका दिया है और उनकी आंखें भी खोल दी हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई बिना एक पल सोचे हुए किसी स्कीम में इन्वेस्ट कर दी हो और एट द एंड उन्हें हमेशा धोखाधड़ी का ही सामना करना पड़ा है। एक ऐसा ही वित्तीय घोटाला या फिर यूं कहे कि एक चिटफंड घोटाला भारत में भी हुआ, जिसे शारदा ग्रुप घोटाले के नाम से भी जाना जाता है। शारदा समूह द्वारा संचालित पोंजी स्कीम के पतन से अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण राजनीतिक संकट और वित्तीय अस्थिरता पैदा हुई। समूह ने इन्वेस्टर्स को अत्यधिक लाभ और विश्वसनीय इन्वेस्टमेंट स्कीम की पेशकश की और इसने कई लोगों को पोंजी स्कीम की ओर आकर्षित किया। स्कैम की उत्पत्ति समूह के अग्रणी उद्यमों से जुड़ी हुई है, जिन्होंने सुरक्षित बॉन्ड और डिबेंचर जारी करके जनता से धन जुटाया। दोस्तों, शारदा समूह की स्थापना 2006 में हुई थी। शारदा समूह का मुख्यालय पश्चिम बंगाल में था और इस समूह की स्थापना शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष श्री सुदीप्तो सेन ने की थी। शारदा समूह का नाम पश्चिम बंगाल के आध्यात्मिक रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदा देवी के नाम पर रखा गया था। रामकृष्ण परमहंस और शारदा देवी का लोग आंख मूंदकर अनुसरण करते थे और उन पर विश्वास करते थे क्योंकि वे आध्यात्मिकता में विश्वास करते थे। अब सुदीप्तो सेन ने लोगों के बीच विश्वास हासिल करने और अपनी योजनाओं में इन्वेस्टर्स का विश्वास विकसित करने के लिए अपनी कंपनी के लिए उनके नाम का इस्तेमाल किया। शारदा समूह ने इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट पर भारी रिटर्न का वादा किया। बिजनेसमैन सुदीप्तो सेन ने 2000 के दशक की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। दोस्तों, पश्चिम बंगाल को नक्सलवाद का केंद्र और भारत की पूंजी राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। इसे शारदा समूह द्वारा संचालित किया गया था, जो 200 निजी प्रतिभागियों वाला एक छात्र संगठन था। मामूली इन्वेस्टर्स के लिए बनाई गई स्ट्रेटजी ने लोकप्रियता हासिल की क्योंकि योजनाओं ने महत्वपूर्ण लाभ की पेशकश की। एजेंटों के एक बड़े नेटवर्क को इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करने पर 25% से अधिक कमीशन मिलता था। कुछ वर्षों में शारदा समूह ने लगभग 2500 करोड़ रुपए जुटाए। व्यवसाय ने विभिन्न विपणन तकनीकों के माध्यम से अपने ब्रांड का विकास किया।
इसके अलावा कंपनी ने विभिन्न सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट का उपयोग किया और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए दुर्गा पूजा और फुटबॉल क्लबों में निवेश जैसी पारंपरिक गतिविधियों का भी समर्थन किया। यह पहल जल्द ही ओडिशा, असम और त्रिपुरा जैसे राज्यों में फैल गई और तब तक लगभग 1.7 मिलियन लोग इस स्कीम में इन्वेस्ट कर चुके थे। शुरुआत में उन्होंने रिडीमेबल बॉन्ड और सिक्योर्ड डिबेंचर के रूप में पैसे जुटाए, लेकिन भारतीय प्रतिभूति विनियमन और भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कोई भी कंपनी बिना प्रोस्पेक्ट और बैलेंस शीट जैसे उचित दस्तावेज जारी किए 50 से ज्यादा लोगों से पूंजी नहीं जुटा सकती है। इसके लिए उसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी से अनुमति लेनी होगी। इसलिए 2009 में जब सेबी ने कंपनी के कामकाज पर सवाल उठाए तो सुदीप्तो सेन ने सेबी को भ्रमित करने और शांतिपूर्वक चिट फंड चलाने के लिए करीब 239 कंपनियां खोल दी। दोस्तों, शारदा समूह ने धन जुटाने के लिए कई तरीके और बेहतरीन तकनीकें भी अपनाई थी, जिनमें कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में टूरिज्म पैकेज, फॉरवर्ड ट्रेवल, होटल बुकिंग, टाइम शेयर, क्रेडिट ट्रांसफर, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस और मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग शामिल थे, जिन्हें इस समूह ने जाल के रूप में इस्तेमाल किया था। कई निवेशों को चिट फंड के रूप में बेचा गया क्योंकि वे राज्य सरकार द्वारा विनियमित थे, न कि सेबी द्वारा, लेकिन इन सभी एक्टिविटीज पर सेबी की नजर थी। सुदीप्तो सेन कुछ ही सालों में करीब 2500 करोड़ रुपए जुटाने में सफल रहे। समूह ने आम लोगों से पूंजी जुटाना जारी रखा और इसके अधिकांश निवेशकों ने करीब 50,000 रुपए इन्वेस्ट किए। इस तरह उन्होंने शारदा समूह की साख और नाम को बनाए रखा क्योंकि उन्होंने बड़े फिल्मी सितारों और मशहूर हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिनमें मिथुन चक्रवर्ती, शताब्दी रॉय जैसे नाम शामिल थे। दोस्तों, इसके अलावा सुदीप्तो सेन ने टीएमसी सांसद कुणाल घोष को मीडिया समूह का सीईओ भी नियुक्त किया था। कुणाल घोष के नेतृत्व में शारदा समूह ने तारा न्यूज और चैनल ऐसे ही 10 बंगाली समाचार चैनलों का अधिग्रहण किया। समूह ने अपने समूह में कई सामान्य मनोरंजन चैनल भी जोड़े, जैसे तारा म्यूजिक और तारा बांग्ला, तारा पंजाबी, टीवी साउथ ईस्ट एशिया और एक एफएम रेडियो स्टेशन। उन्होंने निवेशकों की रुचि और विश्वास हासिल करने के लिए कई स्थापित स्थानीय टेलीविजन चैनलों और समाचार पत्रों का भी अधिग्रहण किया। उनके पास 5 भाषाओं में 8 समाचार पत्र थे, जिनके नाम थे सकल बेला और कलोम, सेवन सिस्टर्स पोस्ट और बंगाल पोस्ट, प्रभात वार्ता, अजीत दैनिक बटूरी, आजाद हिंद और परमा। दोस्तों, 2011 में शारदा ग्रुप ने भारी कर्ज में डूबी एक मोटरसाइकिल कंपनी ग्लोबल ऑटोमोबाइल्स को भी खरीद लिया था। इसने वेस्ट बंगाल अवधूत एग्रो प्राइवेट लिमिटेड और लैंडमार्क सीमेंट जैसी अन्य कंपनियों को भी खरीदा, ताकि उन्हें अपने एजेंटों और जमाकर्ताओं को दिखा सके और उन्हें यह विश्वास दिला सके कि शारदा समूह के पास विविध हित है और यह विभिन्न अन्य क्षेत्रों में सफलतापूर्वक चल रहा है। हालांकि सेबी ने शारदा समूह की धन उगाही की गतिविधियों पर नजर रखी, लेकिन उनके पास मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामले की जांच करने के लिए कानून के अनुसार अधिकार नहीं थे और उन्हें पूरा यकीन था कि इस तरह का धन उगाही, वो भी इतनी बड़ी राशि, राजनीतिक प्रभाव के बिना संभव नहीं है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि श्री सुदीप्तो सेन के टीएमसी नेताओं के साथ घनिष्ठ संबंध थे, क्योंकि उन्होंने कई राजनेताओं और पुलिस अधिकारियों को बहुत सारा पैसा दिया था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई उन्हें धोखाधड़ी के मामले में न फंसाए। उन्होंने निवेशकों को अपने निवेश कार्यक्रमों के खिलाफ आवाज उठाने से रोकने के लिए पुलिस अधिकारियों की पत्नियों को भी नियुक्त किया था। शारदा समूह ने कोलकाता पुलिस को गश्ती मोटरसाइकिलें उपहार में दी थी तथा सरकार को राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शारदा समूह द्वारा प्रायोजित एम्बुलेंस और मोटरसाइकिलें तैनात और वितरित की। सेबी 2010 से ही शारदा ग्रुप की कंपनियों पर लगातार नजर रख रही थी। चूंकि सेबी की कार्यवाही ने सुदीप्तो सेन को अपने फंड जुटाने के तरीकों पर चेंजेस लाने के लिए मजबूर कर दिया था, इसलिए सेबी ने 2011 में शारदा ग्रुप की चिट फंड वाली स्कीम को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार को चेतावनी भी दी थी। चूंकि पश्चिम बंगाल के सांसदों द्वारा इस CIS एक्टिविटी के बारे में सार्वजनिक चेतावनी दी जा रही थी, इसलिए सीबीआई ने जांच की। सांसदों सोमेंद्र नाथ मित्रा और अबू हसीम खान चौधरी और टीएमसी नेता साधन पांडे द्वारा समूह को चेतावनी जारी की गई थी। आरबीआई ने 7 दिसंबर 2012 को पश्चिम बंगाल सरकार से वित्तीय कदाचार में लिप्त कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने को भी कहा। दोस्तों, शारदा ग्रुप की किस्मत तब डगमगाने लगी जब 2012 के अंत में भुगतान में चूक की शिकायतें आने लगी थी। वर्ष 2013 में जब सुदीप्तो सेन के पास लोगों को धोखा देने के लिए नकदी और विचार खत्म हो गए, तो उन्हें अपने संगठन के पतन का सामना करना पड़ा।
सुदीप्तो अपने निवेशकों और उनके भुगतान में चूक के आरोपों को शांत करने में विफल रहे। सुदीप्तो ने 6 अप्रैल 2013 को एक पत्र लिखा और घोटाले के बारे में सभी विवरण दिए और घोटाले की राशि 10,000 करोड़ से अधिक बताई। इस पत्र को लिखने के बाद सेन फरार हो गया। 22 अप्रैल को ममता बनर्जी ने इस घोटाले की जांच के लिए 4 सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग की भी घोषणा की थी और निवेशकों के लिए एक राहत कोष भी स्थापित किया था। घोटाले का पता चलने के बाद राज्य सरकार ने इस योजना में पैसा लगाने वाले छोटे निवेशकों को दिवालिया होने से बचाने के लिए 500 करोड़ रुपए का राहत कोष बनाया। लिखित स्वीकारोक्ति में सुदीप्तो सेन ने कई राजनेताओं के नाम बताए थे जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से घोटाले में शामिल थे। इस घोटाले ने मामले की आगे की जांच के लिए 4 नियामकों यानी सेबी, आरबीआई और आयकर विभाग और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय को एक साथ ला खड़ा किया। कुछ ही हफ्तों में शारदा समूह को जनता से धन लेने के लिए तुरंत बंद करने को कहा गया और शारदा समूह के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी संपत्तियां भी जब्त कर ली गई। निवेश योजनाओं के विनियमन को एकीकृत करने के लिए चारों विनियामकों को एक साथ लाया गया क्योंकि वे अलग अलग कानूनों और विनियमों द्वारा शासित थे और धोखाधड़ी और विनियामक खामियों से ग्रस्त थे। सेबी अधिनियम में भी संशोधन किया गया ताकि सेबी को अवैध धन संग्रह योजनाओं की जांच करने के लिए पूर्व मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना तलाशी लेने का अधिकार हो। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया। कई पूछताछ और जांच के बाद सुदीप्तो सेन को आखिरकार 7 साल की सजा सुनाई गई और उन पर कई मामले लंबित हैं। निवेशकों का पैसा वापस पाने के प्रयास में सीबीआई अभी भी विदेश भेजे गए पैसे को वापस पाने की कोशिश कर रही है। आखिरकार गरीब और मध्यम वर्ग के निवेशकों ने पैसा गवा दिया। जो लोग कभी दोस्त थे वे दुश्मन बन गए और हर घर में कोई ना कोई दिवालिया जमा करता है एजेंट था। अब सेबी शारदा ग्रुप ऑफ कंपनीज की संपत्तियों और परिसंपत्तियों की नीलामी करने की प्रक्रिया में थी ताकि रकम की वसूली की जा सके। कोलकाता के बाहरी इलाके में रहने वाली 50 वर्षीय घरेलू सहायिका ने शारदा समूह द्वारा संचालित डिपॉजिट स्कीम में 30,000 रुपए का निवेश किया था। कंपनी के बंद हो जाने के कारण वो अपनी पूरी रकम खो बैठी। यहाँ तक कि कंपनी के एक एजेंट ने जमाकर्ताओं की सवालों का सामना करने से बचने के लिए आत्महत्या करने तक का प्रयास किया था। जिन लोगों ने पैसा लगाया था वे गरीब और अशिक्षित थे। उन्होंने एजेंटों की बातों और कंपनी के झूठे दावों पर विश्वास कर लिया। ब्लाइंड इन्वेस्टर्स ने आखिरकार पैसा गवा दिया। ये लोग अपनी खोई हुई रकम कभी वापस नहीं पा सके क्योंकि घोटाला बहुत बड़ा था और इसे वापस पाने में कई साल लग जाएंगे। इस घोटाले ने भारत के विनियामक ढांचे में महत्वपूर्ण खामियों को उजागर किया। प्रतिक्रिया स्वरूप सरकार ने इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, चिट फंड और सामूहिक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के विनियमन और निगरानी को मजबूत करने के लिए सख्त सुधार लागू किए। सेबी के पास अब धोखाधड़ी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त दिशा निर्देश और बढ़ी हुई शक्तियां हैं। शारदा समूह घोटाला इन्वेस्टर्स के लिए एक चेतावनी थी जिसमें उन्होंने गहन शोध करने, पेशेवर सलाह लेने और केवल सेबी द्वारा विनियमित योजनाओं और वित्तीय उत्पादों में इन्वेस्ट करने की आवश्यकताओं पर बल दिया। इसने लोगों को यह भी बताया कि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेते समय वित्तीय साक्षरता भी महत्वपूर्ण है। शारदा समूह के खिलाफ कानूनी कार्यवाही में शामिल प्रमुख व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया। सुदीप्तो सेन और अन्य को धोखाधड़ी के लिए सजा मिली। सख्त नियमों और दंड के बावजूद धोखेबाज धोखाधड़ी करने और पैसा कमाने के तरीके और साधन ढूंढ रहे हैं। इन्वेस्ट करने से पहले इन्वेस्टर्स को समझदारी से निर्णय लेना चाहिए। सेबी द्वारा विनियमित प्रत्येक इन्वेस्टमेंट स्कीम प्रोस्पेक्ट्स और फंड से संबंधित विवरण प्रदान करती है। इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसे अच्छे से पढ़ना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां कंपनी या एजेंट कहता है कि बहुत लोग इसे खरीदते हैं और उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी होता है, तो आपको भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इस जाल में फंसने से पहले इन्वेस्टर्स को पहले यह सोचना चाहिए कि इस तरह के इन्वेस्टमेंट से उन्हें फायदा होगा या नहीं। शारदा समूह घोटाले ने कई एजेंटों, जमाकर्ताओं, अधिकारियों और इन्वेस्टर्स की जान ले ली है। शारदा समूह घोटाला भारतीय इतिहास में हमेशा के लिए वित्तीय धोखाधड़ी की याद दिलाता रहेगा। इस तरह की लुभावनी योजनाएं और कभी-कभी उच्च लाभ वाले निवेश अक्सर इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं, लेकिन यह आम इन्वेस्टर्स के लिए खेल को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। इस घोटाले ने वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों पर प्रकाश तो डाला ही, साथ ही इसमें इम्प्रूवमेंट, इन्वेस्टर्स एजुकेशन और मजबूत नियामक उपाय को भी सामने लाया।
दोस्तों इस घटना के साथ सभी इन्वेस्टर्स को यह सीखना चाहिए कि कोई भी ऐसी योजना है जो आपको ये कहती है कि इसमें इतना ज्यादा प्रॉफिट होता है, या कंपनी या कोई भी एजेंट कुछ ऐसी स्कीम्स बताता है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हो, या इसमें आपको इतना ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, या इतने टाइम पीरियड में आपको प्रॉफिट हो सकता है, तो उस स्कीम से हमेशा बचा जाना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज होती है इन्वेस्टर्स एजुकेशन, जो कि आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो प्लीज किसी भी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले किसी भी एक फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर ले। और ये ध्यान रखें कि वो फाइनेंशियल एडवाइजर कंपनी का नहीं होना चाहिए, वो कोई प्राइवेट एडवाइजर होना चाहिए। लेकिन उस एडवाइजर की एडवाइस के बाद भी आप 100% किसी भी स्कैम में इन्वेस्ट ना करें। आपके साथ हो सकता है बहुत बड़ा स्कैम। अपनी खुद की इंफॉर्मेशन, अपने खुद के सोर्सेस या फिर अपनी खुद की नॉलेज के बल पर ही आप किसी स्कीम में इन्वेस्ट करें। और स्कीम में इन्वेस्ट ना करना चाहते हो तो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि शेयर मार्केट लीगली है, सेबी द्वारा ऑथराइज्ड है और इसमें हर कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन दोस्तों मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर आपके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है इन्वेस्टमेंट या फिर शेयर मार्केट से रिलेटेड, आपको कुछ बात बता नहीं है, तो प्लीज पहले लर्निंग कीजिए। कम से कम नहीं भी 2 से 3 साल दीजिए, तब जाके आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी खुद के दम पर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियोस के साथ। ऐसी फाइनेंशियल वीडियोस में आपको बताता रहूंगा, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर। और हाँ दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट करने से पहले आप 100 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके मेहनत की कमाई को बचाने के लिए है। आप अपनी मेहनत की कमाई किसी भी ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट मत करिएगा जो ये कहती है कि मैं इतनी जल्दी आपके पैसे को डबल कर सकती हूँ। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अलर्ट रहिए, अवेयर रहिए और सीखते रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बी से बी पॉजिटिव, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग।